एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं इन लोगों के ऊपर कोई अनजान ताकत हमला कर देती है, पर किसी तरह एम्प्रेस अपनी ताकत से उस हमले को रोक देती है। यहाँ पे सभी लोग काफी शुक्रिया करते हैं एम्प्रेस का कि उसने अपनी ताकत की मदद से इस ऑपरेशन को रोक दिया। एम्प्रेस फिर यहाँ पे इसे कहती है कि ओल्ड शैडो डीमन, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, अब बाहर भी आ जाओ। वो आदमी फिर इसके सामने आ जाता है और इसे बताता है कि हमारे जो 5 मेजर सेक्ट्स है वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि तुम डेमोनिक दाव की लीडर हो। मेरे हिसाब से अगर करंट अफेयर्स को देखे तो तुम्हें अपनी लीडरशिप को किसी और को सबमिट कर देना चाहिए। यहाँ पे इसके अलावा और भी काफी सारे लोग आए होते हैं, जैसे कि पॉइजन वैली लीडर स्नेक वेनम, डेमोनिक सोल सेक्ट एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर, यिंग यांग सेक्ट लीडर वे यिंग यांग, स्कॉर्पियन गेट लेडी स्कॉर्पियन और शैडो डेमोनिक सेक्ट लीडर ओल्ड शैडो डीमन। इन सबको देख के एल्डर ने कहते हैं कि आप लोगों को शर्म नहीं आ रही, आप 5 स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर जो कि इमॉर्टल एम्पर रेल में हो, वो यहाँ पे हेविली डेमोनिक सेक्ट को फोर्स करने के लिए आए हो। वहीं पे नेंग टैंग सोच रहा होता है कि ये 5 इमॉर्टल एम्पर रेल में है, क्या मेरी वाइफ इन सबको रोक पाएगी? तभी इसकी सिस्टम इसे बताती है कि होस्ट यहाँ पे अपनी वाइफ को हल्के में ले रहा है, उसे बस अभी बैठ के एंजॉय करना चाहिए जो शो उसके सामने हो रहा है। ये सोचता है कि वर्स्ट सिनेरियो में ये हो सकता है कि मैं अपने एम्पर पंच स्किल को एक्टिवेट कर दूं ताकि मैं अपनी वाइफ की मदद कर सकूं। तभी एम्प्रेस ने कहती है कि तुम लोग लीडर बनना चाहते हो, पर क्या तुम उसके काबिल भी हो क्या? इसकी ये बात सुन के लोग कहते हैं कि उन्होंने उनकी बातों को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया, लगता है एम्प्रेस का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा ताकतवर है। याउची कहते हैं कि हाँ, बैटल को कोई भी होने से नहीं रोक सकता, पर वही निंग टैंग कह रहा होता है कि यही मेरी वाइफ है, वो सबको डोमिनेट करके रखती है। उतने में यहाँ पे स्कॉर्पियन लेडी कहती है कि एम्प्रेस तुम काफी ज्यादा घमंडी हो, तो हमें ब्लेम मत करना तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए। ये फिर एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर को कहती है कि हमारे ट्रेजर जो कि हमारा सेक्ट का है उसे निकाल दो, और ये होता है सोल डिस्ट्रॉइंग डायग्राम, और इसका यूज करते यहाँ पे काफी सारी आत्माएं आ जाती है। यह आदमी फिर से बताता है इस लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन को बनाने के लिए मैंने 9999 सोल को इसके अंदर ट्रैप कर दिया है, जो कि कभी भी रिकानेट नहीं हो सकते। वैसे तो मैं एक साथ इतने सारे सोल्स को समन नहीं कर सकता, पर मैं करीब 1000 सोल्स को तो समन कर सकता हूँ, जो कि तुम्हारे सेक्ट को तबाह करने के लिए काफी रहेंगे। इसकी ये बात सुन के लोग सोच रहे होते हैं कि इमॉर्टल वेपन ये काफी एक्सट्रीमली ताकतवर होता है, अगर ये वेपन ये लाया है तो इसे हराना काफी मुश्किल है, क्योंकि उसके लेवल से हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास पूरी फौज है जिनसे लड़ते लड़ते हम सभी मारे जाएंगे। वही निंग टैंग का सिस्टम उसे बता रहा होता है कि होस्ट को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसका थंडर ट्रिब्यूलेशन आसानी से इन सबको यहाँ पे खत्म कर सकता है। उसी के साथ ये घोस्ट जो है वो इसके यहाँ पे सोल पर्ल के लिए काफी अच्छे रिसोर्सेस हो सकती है। पर निंग टैंग कहता है ये तो अच्छी बात है, पर मुझे वो सोल डिस्ट्रक्शन डायग्राम चाहिए, मैं उसका यूज करना चाहता हूँ। उतने में एम्प्रेस ने कहती है कि तुम सब लगता है तैयार होके आए हो, तुम सभी के पास इमॉर्टल वेपन है। ये कहते कि हाँ, हम सभी के पास इमॉर्टल वेपन है और आज तुम्हारा खात्मा होके रहेगा। तभी निंग टैंग इसे कहते हैं कि वाइफ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग भौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वेपन यहाँ पे मास्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उसका मास्टर उसे कैसे यूज करता है। अगर मास्टर को उसे यूज करना नहीं आता तो वो किसी काम का नहीं है। इस ओल्ड डिस्ट्रॉयर को तो मेरे ऊपर छोड़ दो। वो आदमी फिर से कहता है कि लड़के, बिना एम्प्रेस की प्रोटेक्शन के मैं तुम्हें एक उंगली से मार सकता हूँ। तभी यहाँ पे एम्प्रेस हवा में चले जाने लग जाती है और यहाँ पे वो ब्रेक थ्रू करने लग जाती है। यहाँ पे वो काफी सारे डेवन रेल में ब्रेक थ्रू कर जाती है और इन्हें कहती है कि अब मैं सोच रही हूँ कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चैलेंज करोगी। ये देख के लेडी स्कॉर्पियन ने कहती है कि ये तो इमॉर्टल एम्पर रेल्म के एकदम पीक पे है, ओल्ड घोस्ट तुमने तो ये बिल्कुल भी नहीं बताया था। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि घबराओ मत, अगर हम सब एक साथ उसके ऊपर हमला करें तो वो हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टेक सकती। ओल्ड शैडो डीमन फिर यहाँ पे सोल डिस्ट्रॉयर को कहता है कि अपने 3000 सोल्स को एक साथ निकाल दो ताकि हम उसके साथ जी सके, और सोल डिस्ट्रॉयर ऐसे ही करता है, वो यहाँ पे 3000 सोल्स को निकाल देता है और ये सब मिलकर एम्प्रेस के ऊपर हमला कर देते हैं। ओल्ड शैडो डीमन यहाँ पे सोल डिस्ट्रॉयर को उसे फॉलो करने के लिए कहता है ताकि वो एम्प्रेस को मार सके। वहीं पे निंग टैंग यहाँ पे सभी शैडो से लड़ते हुए इन्हें कह रहा होता है कि अगर तुम मेरी बात सुनो तो मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। इसे ऐसा देख के लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार फैमिली हेड इन घोस्ट से लड़ते हुए इतने ज्यादा शांत कैसी है, और इन सभी को शॉक करने की वजह से इसे यहाँ थंडर ट्रिब्यूलेशन रीस्टेन फॉर्मेशन मिल जाता है, जिसका यूज करके ये यहाँ पे जितने भी घोस्ट होते हैं जो किसकी बात नहीं सुन रहे होते उन सबको यहाँ पे तबाह कर देता है, और उसी के साथ सोल डिस्ट्रॉयर का भी कनेक्शन अपने घोस्ट से टूट जाता है। निंग टैंग फिर इन सभी सोल्स को कहता है अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, तभी तुम्हें फ्रीडम मिल सकती है। ये देख के यहाँ पे सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना रहा होता है। ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार फैमिली हेड को फॉर्मेशन कैसे बनानी आती है। तभी यहाँ पे निंग टैंग के हाथ में सोल डिस्ट्रॉयर का वेपन लग जाता है और
वो यहाँ पे सोल डिस्ट्रॉयर को कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया इन 3000 सोल्स के लिए। यहाँ पे सोल डिस्ट्रॉयर इनसे पूछता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, आखिरकार वो लड़का है कौन और उसने मेरे डायग्राम को रिफाइन कैसे किया। एक बंदा इसे कहता है कि वो एक ट्रैश के अलावा कुछ नहीं है, पर यहाँ पे डेमोनिक शैडो उसे कहता है कि नहीं, उसने बस प्रिटेंड किया कि वो वीक है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। तभी एम्प्रेस इनके ऊपर हमला करते हुए कहती कि तुम सबके पास बातें करने का समय है पर लड़ाई करने का नहीं, और ये इन सब के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे डेमोनिक शैडो इन सबको इससे बचने के लिए कहता है, पर इनमें से कोई भी बच नहीं पाता, जिस वजह से इन्हें काफी चोट आती है। इनका एक साथी इन्हें कहता है कि अब उनके हम ट्रैप में फंस चुके हैं, हम चाहे भी तो अब कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डेमोनिक शैडो इन्हें कहता है कि घबराओ मत, अगर हम इमॉर्टल वेपन को सैक्रिफाइस कर दे तो हम किसी तरह एम्प्रेस को मारने में कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद हम बाकी चीजों को हैंडल कर लेंगे। ये सब फिर मिलकर एम्प्रेस के ऊपर हमला कर देते हैं। एम्प्रेस उसे बचने की कोशिश करती है पर वो बच नहीं पाती है और ये लोग उसे पकड़ लेते हैं, जिस वजह से एम्प्रेस यहाँ पे हिल नहीं पा रही होती है। तभी डेमोनिक शैडो यहाँ पे सोल डिस्ट्रॉयर को कहता है कि जल्दी करो और अपने डायग्राम को यहाँ पे लाओ ताकि हम एम्प्रेस को मार सके। और सोल डिस्ट्रॉयर फिर निंग टैंग के ऊपर हमला कर देता है और उसे कहता है कि ब्रैट आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे डायग्राम को रिफाइन करने की, आज तुम्हारी मौत मेरी हाथों से लिखी हुई है। तभी यहाँ पे एम्प्रेस कहती है अगर तुमने उसे चोट भी पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम सबको यहाँ पे मार दूंगी, और ये इन सब के ऊपर हेविली डेमोनिक पाम से हमला कर देती है, जिनसे इन सभी को यहाँ पे काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। वहीं पे वो बूढ़ा आदमी निंग टैंग के ऊपर हमला कर देता है, पर यहाँ पे एम्प्रेस उसके ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। सभी लोग यहाँ पे हैरान होते हैं क्योंकि इस बूढ़े आदमी के हमले से शायद ऐसा भी हो सकता है कि निंग टैंग यहाँ पे मारा जाए। ये देखे लिन नाउ यहाँ पे कहता है कि लगता है मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, पर याओजी उसे रोक देती है और कहती है कि ये इमॉर्टल्स की लड़ाई है, अगर हम वहाँ पे गए तो हम दोनों ही वहाँ पे मारे जाएंगे। वहीं पे हम देखते हैं निंग टैंग को जो कि अपने सिस्टम को एम्प्रेस स्ट्राइक एक्टिव करने के लिए कहता है और वो ऐसे ही कर देता है। और वो बूढ़ा इंसान ये देखिए कहता है कि आखिरकार तुम्हारे अंदर इमॉर्टल एम्परर की पावर्स कैसी आई है, क्या तुम एक इमॉर्टल एम्परर हो। निंग टैंग इसे कहता है कि बूढ़े आदमी आज तुम्हारे मरने का समय आ चुका है, और निंग टैंग इसके ऊपर हमला कर देता है जिससे ये बूढ़ा आदमी यहाँ पे मारा जाता है। तभी यहाँ पे एम्प्रेस आ जाती है जो कि निंग टैंग से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, पर वो यहाँ पे ये भी सोच रही होती है कि निंग टैंग यहाँ पे स्पिरिचुअल रेल में आखिरकार उसके अंदर इमॉर्टल एम्परर का ऑरा कैसे आया। निंग टैंग को फिर यहाँ पे चक्कर आने लग जाते हैं क्योंकि उसने जरूर से ज्यादा ताकत यूज कर ली होती है, और वो सीधे एम्प्रेस के जाके बलून्स पे गिरता है और वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे एल्डस आ जाती है और एम्प्रेस निंग टैंग को देख के कहती है कि ये बस थक गया है, इसी वजह से बेहोश हो गया है, इसका ख्याल रखो। ये फिर बाकी सेक्ट वाले को कहती है कि लगता है हमारा अकाउंट सेटल करने का समय आ चुका है, पर ये लोग इसे डर के यहाँ से भागने लग जाते हैं। पर ये इसे कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से बच के निकल सकते हो। एम्प्रेस फिर अपने एरो से इनके ऊपर हमला कर देती है, जिनमें से यहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं, पर वो ओल्ड शैडो डीमन जो है वो किसी तरह यहाँ पे ब्लड स्केप का यूज करके यहाँ से भाग जाता है। तो एम्प्रेस यहाँ पे ग्रेट एल्डर को कहती है कि मैंने चारों इमॉर्टल एम्प्रेस का ख्याल रख लिया है, तुम बस वहाँ पे जाके उसे फिनिश कर दो। ये कहता कि ठीक है। वही हमें राइटर्स एलियंस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे एक एल्डर जेंग टियान को बता रहे होते हैं कि जितने भी सेक्ट वाले वहाँ पे गए थे वो सब मारे गए हैं, बस किसी तरह शैडो डीमन वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुआ, पर उसे भी काफी बुरी चोट आई है। और जो एम्प्रेस का हस्बैंड गुड फॉर नथिंग था उसने यहाँ पे किसी तरह इमॉर्टल एम्परर की पावर को समन कर लिया, जिसके बाद उसने सोल डिस्ट्रॉयर को मार गिराया। ज़ेंटिया ने इसे बताते हैं कि एम्प्रेस अभी इमॉर्टल एम्परर की पीक पे आखिरकार कितने ही लोग उसे यहाँ पे लड़ने के लिए चैलेंज कर सकते हैं। और बात रही उसके हस्बैंड की जो कि गुड फॉर नथिंग है, शायद से उसने यहाँ पे कुछ उसे आर्टिफैक्ट दिया होगा ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। पर एल्डरिन ने बताते हैं कि इस हादसे के बाद उनका जो नाम है वो हेवनली स्पिरिट डोमेन में जल्दी से फैलता जा रहा है और लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं। पर ये से कहते कि फिक्र मत करो, जब हमारे वाइट गॉड हेवनली पैलेस लीडर सेक्यूल्यूशन से बाहर आ जाएंगे और हम भी इमॉर्टल एम्परर पे पहुंच जाएंगे, तब एम्प्रेस हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकती, वो हमारे ओपोनेंट नहीं रहेगी फिर। और हाँ, एक और बात सभी को बता दो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट आए थे ट्रेनिंग के लिए, अगर कोई भी यहाँ पे हेवनली डेमनिक सेक्ट का डिसिप्लिन हो उन सबको मार दो बिना किसी मर्जी के। ये कहता है कि ठीक है। वही हमें 3 दिन के बाद होली पूल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं निंग टैंग को जिससे अभी अभी होश आया होता है और इसकी बॉडी काफी ज्यादा दर्द हो रही होती है। तभी अपनी वाइफ को देखता है यानी कि एम्प्रेस को, जो कि यहाँ पे बैठ के इसका इंतजार कर रही होती है उठने का, और ये काफी ज्यादा चिंता में लग रही होती है। निंग टैंग इसे देख के सोचते कि मेरी वाइफ सचमुच काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, वो बाहर से कितनी भी कठोर हो पर दिल से वो बिल्कुल साफ है, मुझे अभी अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, जब मेरी वाइफ यहाँ पे आएगी तो मैं उसे सरप्राइज दे दूंगा। तभी हम देखते हैं एम्प्रेस अपने सारे कपड़े उतार देती है और इसकी तरफ आने लग जाती है, और ये देख के इसे काफी ज्यादा शौक लगता है क्योंकि पिछली बार जब इसने इसके साथ सांप सीढ़ी का खेल किया था जब वो इसे पूरी तरह अच्छे से नहीं देख पाया था। पर असल में तो एम्प्रेस ने यहाँ पे कपड़े इसलिए उतारे होते हैं ताकि वो अपनी होली यांग फिजिक्स से इसका जो हीलिंग फैक्टर है उसे रिकवर कर दे, जिसकी मदद से ये जल्दी से हील हो पाए। पर ये देखते कि निंग टैंग की जो हार्ट बीट है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी होती है और उसी के साथ यहाँ पे वो सांस भी ले रहा होता है। ये सोचती है कि आखिरकार एक बेहोशी वाला इंसान ऐसी चीजें कैसे कर सकता है। तभी ये जाग जाता है और इसे सरप्राइज कर देता है। ये कहती है कि
तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे क्या अब तक? ये कहता है कि हाँ। निंगटैंग इसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। ये कहती कि मजाक करना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये फिर यहाँ पे इसे अपने साथ ले जाने लग जाती है। ये इसे पूछते कि आखिरकार तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? ये कहती कि चुपचाप मेरे साथ चलो। और ये देखता यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो इसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सिस्टम इसे बताता है कि सभी लोगों को शॉक करने की वजह से उनका फेथ तुम्हारे ऊपर बढ़ गया है। इसी वजह से तुम्हारे पास अब काफी सारी फेथ एनर्जी है जिसे तुम स्टोर कर सकती हो और बाद में उसका यूज करके तुम किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती हो, जो कि काफी घातक हो सकता है। निंगटैंग अब तक 30% फेथ एनर्जी को स्टोर कर चुका होता है। ये सोचता है ये तो काफी बढ़िया है, अगर मैं इसे पूरी तरह भर लूं तो मैं किसी के ऊपर भी कितना बड़ा हमला कर सकता हूँ। तब यहाँ पे ग्रेट एलर्ट निंगटैंग को कहते कि फैमिली आप फाइनली उठ गए। मैं आपके बारे में काफी चिंता कर रहा था, मुझे लगा था कि उस हमले के बाद आप कभी उठ ही नहीं पाओगे। एम्प्रेस फिर निंगटैंग को वो वेपन दिखाती है जो उन लोगों को मारने के बाद इसे मिले होते हैं और ये इमॉर्टल वेपन्स होते हैं। पहला वेपन होता है मिड ग्रेड ड्रैगन स्पीयर जो कि एक लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन है। दूसरा वेपन होता है ब्लैक टोटोर शील्ड जो कि एक लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन है। और तीसरा वेपन होता है रेड स्काई स्वॉर्ड जो कि एक मिड ग्रेड इमॉर्टल वेपन है और ये काफी ताकतवर है। एम्प्रेस फिर निंगटैंग को कहती है कि अगर हमें उन 4 सेक्ट का नामो निशान मिटाना है तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो निंगटैंग तुम इनमें से कोई से भी वेपन को चुन सकते हो। निंगटैंग सोचता है वो चाहे तो इन तीनों वेपन को ले सकता है, पर वो सोचता है जितनी उसकी ताकत है उस हिसाब से ये तीनों वेपन को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर ये रेड स्काई स्वॉर्ड को चुने तो ही इसके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि ये इसके साथ ढल सकती है। ये फिर इस वेपन को चुन लेता है और इसके ऊपर अपना ब्लड गिरा देता है ताकि इसे अपने मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर सके। पर ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा ताकतवर होती है, इस वजह से शुरू में निंगटैंग इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, पर थोड़ी देर के बाद ये स्वॉर्ड इसे अपने मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर लेती है। पर थोड़ी देर के बाद ये स्वॉर्ड सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल वेपन बन के रह जाती है। एम्प्रेस से बताती है कि ये रेड स्काई स्वॉर्ड है जो कि अपने मास्टर के हिसाब से अपनी ताकत को कम ज्यादा कर लेती है। तो ये कहता है इसका मतलब ये मेरी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। ये कहती कि हाँ, अगर तुम ताकतवर बनोगे तो उसके साथ ये स्वॉर्ड भी ताकतवर बन जाएगी, अगर तुम कमजोर हो गए तो ये स्वॉर्ड भी तुम्हारे साथ कमजोर हो जाएगी। ये तुम्हारी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए। ये सोचता है कि अगर मैं अपनी ताकत को इम्प्रूव करते जाऊं तो इसका मतलब इस वेपन को मैं किसी भी इमॉर्टल वेपन से ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। एम्प्रेस फिर इसे कहती कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आखिरकार तुम्हारे पास वो एम्प्रेस स्ट्राइक कहाँ से आई? क्या तुम मुझे बता सकते हो? मुझे पता है तुम्हारी फिजिक्स के साथ तुम एम्प्रेस शैडो को समन नहीं कर सकते हो, आखिरकार ये ताकत तुम्हारे पास कैसी आई? पर निंगटैंग को पता होता है वो इस बारे में इसे नहीं बता सकता क्योंकि इमॉर्टल एम्पर रेल्म के अलावा भी और भी काफी ताकतवर लोग हैं और ये हेवनली स्पिरिट डोमेन जो है वो 3 हेवंस में से एक है और उसके अंदर 9 रेल्म्स भी है। इसे पता होता है कि इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, पर इसमें सिस्टम इन्वॉल्व है तो इस बारे में ये एम्प्रेस को बिल्कुल भी नहीं बता सकता। जितने कम लोग इस चीज में इन्वॉल्व होंगे और जितने कम लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा उतना इसके लिए कम खतरा होगा। निंगटैंग फिर से कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, तो इस बारे में मुझे मत पूछो, जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ये कहते कि ठीक है, जब तुम मुझे बताने ही नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, पर याद रखना ये ट्रेजर को किसी के सामने एक्सपोज मत करना क्योंकि कब कोई तुम्हारे ऊपर अचानक से हमला कर दे तुम्हें नहीं पता। ये कहते कि तुम्हारा शुक्रिया ये कहने के लिए वाइफ, मैं इसका ध्यान रखूंगा, पर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में जब मुझे चांस मिलेगा तो मैं जिस ताकत को यूज कर रहा हूँ उस ताकत के बारे में तुम्हें जरूर से बताऊंगा, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं तुमको कब बताऊंगा। तब यहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि इसे कहता है कि एम्प्रेस याओची आपको यहाँ पे बुला रही है ताकि वो आपसे बात कर सके। ये इसे कहती कि उसे वहीं पे इंतजार करने के लिए कहो, मैं 2 मिनट में वहाँ पे आती हूँ। याओची फिर एम्प्रेस को कहती कि मुझे यहाँ पे वैसे ही मदर क्वीन ने भेजा है ताकि मैं आपसे हेवनली मिरर को बोरो कर सकूं जो कि आपके सेक्ट के यहाँ पे है। ये इसे कहती है कि हेवनली मिरर हमारे यहाँ का प्रीशियस ट्रेजर है, आखिरकार तुम्हें उसकी क्या जरूरत पड़ेगी सेंट। ये इसे कहती है कि मैं इस बारे में आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये हमारी याओची क्लैन का सीक्रेट है, पर अगर आप वो मिरर हमें देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम आपको याओची इमॉर्टल एलिक्सर प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसकी ये बात सुन के एम्प्रेस हैरान हो जाती है और कहती कि याओची इमॉर्टल एलिक्सर ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। याओची होली लैंड ये भी हमें देने के लिए तैयार है सिर्फ एक हेवनली मिरर के लिए। दरअसल ये फ्लावर जो है वो याओची क्लैन के यहाँ पे उगता है और ये एक लोटस होता है। इसे उगने के लिए करीब 10 साल लगते हैं। जब ये पूरी तरह फॉर्म हो जाता है तो इसके अंदर काफी सारे स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। अगर कोई इमॉर्टल एम्पर रेल्म वाला इसे कंज्यूम कर लेता है तो वो डायरेक्ट डीमन गॉड रेल्म में पहुंच सकता है। इसी वजह से ये काफी ज्यादा कीमती होता है। याओची फिर से कहती है कि अगर आप इस चीज के लिए मान जाती हो तो उस एलिक्सर से आप जल्दी ही ब्रेक थ्रू कर सकती हो और उसके बाद आपके राइटनेस अलायंस से जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये कहती कि ठीक है, मैं इस चीज के लिए हाँ करती हूँ, पर मेरे पास एक कंडीशन है। याओची पूछती कि किस तरह की कंडीशन। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं निंगटैंग को जो कि एम्प्रेस को कह रहा होता है कि तुम चाहती हो कि उस मिरर को मैं होली लैंड के यहाँ पे ले जा सकूं ताकि उस एलिक्सर की मदद से मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं। एम्प्रेस ऐसे कहती कि हाँ, उसे पता है कि वो अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए काफी मेहनत कर रहा है, इसी वजह से वो इसे ये चांस देना
लेना चाहती है। ये से बताती है कि उस जगह में एक स्केट पैलेस है जहाँ पे ये अपने फिजिक्स को इम्प्रूव कर सकता है। अगर ये मिरर को वहाँ पे ले जाए और यहाँ पे क्वीन मदर से इस चीज के बारे में पूछे तो वो इस चीज के लिए अप्रूव कर सकती है। ये फिर यहाँ पे सोचने लग जाता है कि अगर एम्प्रेस वहाँ पे नहीं होती तो शायद आज ये किसी के हाथों मारा जाता, तो बेटर यही रहेगा कि अपनी ताकत को बढ़ा ले। लिंग टैंग फिर इसके लिए मान जाता है और इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करता है, पर ये फिर इसे छेड़ने लग जाता है और कहता है क्या तुम्हें फिक्र नहीं है, क्योंकि याओची की जितने भी डिसिप्लिन है वो काफी ज्यादा सुंदर है। एम्प्रेस इसे कहती है अगर तुमने कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो ये इसे कहता है कि तुम्हें क्या डर नहीं लगता कि तुम एक वीडियो बन जाओगी। ये इसे कहती कि ऑफ कोर्स नॉट, क्या तुम ये तो प्लान नहीं कर रहे कि तुम क्लिफ के वहां पे जाके कल्टीवेट करोगे या फिर तुम मेरे साथ बेड पे रात बिताना चाहोगे। ये कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ बेड पे रात बिताना चाहता हूँ। ये फिर इसके करीब आने लग जाता है, पर एम्प्रेस इसे रोक देती है और कहती है कि आज मैं ये सब नहीं करना चाहती, मैं बस यहाँ पे सोऊंगी। तो ये इसे गले लगा लेता है और इसके साथ यहाँ पे सो जाता है और यहाँ से कहानी वूड भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना और ये बताना मत भूलना कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है, ताकि हम इसके और भी वीडियोस ला सके। वैसे तो मुझे पता है ये सीरीज उतने व्यूज नहीं ला रही है मेरे चैनल पे, पर फिर भी मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। बस बता दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं इसका अगला पार्ट अगले हफ्ते तक ला सकूं। बस जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।